अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉस टॉक। नाज़रीन, इस्लामाबाद के लिए, वफाकी दारुल हुकूमत के लिए अब दो मजीद डेडलाइंस आ गई हैं। एक तो ये है कि जनाब सिविल नाफरमानी की डेडलाइन आ गई है पीटीआई की जानिब से कि जी 14 दिसंबर तक अगर हमारे मुतालबात पूरे ना किए गए तो हम सिविल नाफरमानी की तरफ जाएंगे। और दूसरी डेडलाइन मौलाना फजल रहमान साहब ने दी है JUIF ने कि अगर उनके जो मुतालबात हैं वो पूरे ना किए गए तो 8 दिसंबर के बाद वो इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे। ताहम आज वो सवाबी में गुफ्तगू कर रहे थे तो उनका ये कहना था कि अभी हमने हतमी फैसला नहीं किया, लेकिन मदारिस के हवाले से अगर जो हमारे मुतालबात ना पूरे किए गए तो हम फिर कुव्वत से आएंगे। अब ये एक तो सीन है ही है। दूसरा, इत्तेहादी जमातों में भी डिफरेंट किस्म की गुफ्तगू सुनने को मिल रही है, इस्लामाबाद के पावर कॉरिडोर्स में, पावर ड्राइंग रूम्स में, और ये कि जनाब कोई एक बड़ा फेस चेंज होना है। अगले रोज सेनेटर फैसल वाडा साहब ने भी कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो मौजू तरीन शख्सियत हैं इस वक्त वजीर आजम बनने के लिए। तो ये भी सारी सूरत हाल है। दूसरी जानिब मौलाना साहब भी नाराज हैं। आज वजीर आजम से उनका टेलीफोनिक राब्ता भी हुआ और उसमें वजीर आजम ने उनको यकीन दहानी दिलाई कि उनके मुतालबात जो हैं पूरे किए जाएंगे। इन्हीं तमाम मामलात पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं कमर जमान कायरा साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। बहुत बहुत शुक्रिया कायरा साहब आपके वक्त का। हमारे साथ मौजूद हैं शौकत यूसुफजई साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कमर जमान कायरा साहब, आपसे आगाज करूंगा। सर, ये जो इतलात आ रही हैं कि कोई बाकायदा, जिस तरह फैसल वाडा साहब ने भी कह दिया, तो ये तो जो हमें मालूम था कि शायद कोई अंडरस्टैंडिंग थी कि 2.5 साल के बाद शायद कोई चेंज होगी, पीपल्स पार्टी हुकूमत में आएगी, लेकिन अब तो लग रहा है कि शायद ये कुछ जल्दी होने जा रहा है। क्या हुकूमत की कारकर्दगी सही नहीं है? क्योंकि बिलावल साहब ने भी यौम तासीस के मौके पर कुछ चीज़ों से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था कि 2-3 पॉलिसीज़ ऐसी हैं जिसके ऊपर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। कायरा साहब। बहुत शुक्रिया ज़मीर। तो बात यह है कि गवर्नमेंट की कारकर्दगी के ऊपर जब भी चाहे किसी गवर्नमेंट की कारकर्दगी के ऊपर सवाल तो उठते ही रहते हैं। हमारे यहाँ जब मसाइल ज्यादा हो और मसाइल कम हो और कई तरह के इश्यूज रहते हैं। हमारे कुछ गवर्नमेंट से गिले शिकवे, जो हमारा ओरिजिनल एग्रीमेंट था जब हुकूमत बनी थी, उस वक्त जब मुआहदा हुआ था, उसके ऊपर भी कुछ पॉइंट्स पे अमल दरामद रहता है। लेकिन बिलावल साहब ने उस दिन गुफ्तगू में साथ ये भी कहा था कि ये कोई नाराजगी वाले इश्यूज नहीं है। इससे ये मतलब नहीं है कि हमारे कोई तहफ़्फ़ुज़ात है तो नाराजगी हो गई है। सही। कुछ इशू बने थे लेजिस्लेशन के और पानी की तकसीम का। पानी की तकसीम यकीनन एक बड़ा हसास इशू है और उस पर हमेशा ही ये बड़ा डेलिकेटली हैंडल करने वाला इशू होता है। तो उस पर भी उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे, सिंध गवर्नमेंट के तहफ़्फ़ुज़ात थे, तो बेसिकली तब उन्होंने भी ये तहफ़्फ़ुज़ात दिए। उसके लिए हमने यही कहा था कि जी गवर्नमेंट को चाहिए कि वो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग बुलाए और ये तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर ले। रही बात कि कोई फेस चेंज की, हमने तो 2.5 साल की बात की थी। ओरिजिनली जब एग्रीमेंट हुआ था तो 2.5 साल का एक प्रपोजल का एक फ्लोट हुआ, लेकिन उस फ्लोट हुए प्रपोजल को खत्म कर दिया कि नहीं, ये गवर्नमेंट को अनस्टेबल करने वाली बात होगी। अगर यही पता हो कि ये गवर्नमेंट 2.5 साल बाद जाने वाली है और 2.5 साल बाद क्या होगा और कोई गवर्नमेंट आएगी तो ये सिस्टम को स्टेबलाइज नहीं करेगी, तो पीपल्स पार्टी ऐसे किसी फार्मूले का हिस्सा नहीं थी। लेकिन वाडा साहब बड़े दूर की बातें करते हैं, उनका अपनी रसाई है। मेरे इल्म में ऐसा कुछ नहीं है और हम गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं। देखिए, अब जो गिले शिकवे हैं वो तो अपनी जमात की हुकूमत तो फिर भी चलते रहते हैं। कायरा साहब, मार्च अप्रैल में कोई तब्दीली आपको मतलब आती नजर आ रही है? कोई फेस चेंज? क्या होगा फेस चेंज करके, क्या हो जाएगा? फर्ज करें, मुझे तो मैंने कहा मेरे इल्म में तो नहीं है, लेकिन फेस चेंज का अगर कोई प्रपोजल या पॉसिबिलिटी है तो क्या होगा? उस फेस चेंज में अगर इसी हुकूमत में कुछ लोग तब्दील हो गए, कुछ नए लोग इन ओहदों पे बैठ जाएंगे, नई कैबिनेट बन जाएगी, नए, तो क्या हो जाएगा? क्या फर्क आ जाएगा? सही। या तो ये है कि कोalition बदल जाएगी। ये सारी प्रपोजल्स अगर देखी जाए तो ये बड़ी वेग सी प्रपोजल्स है। मुझे तो इसमें कोई कंसोलिडेशन, कोई सॉलिड बात नजर नहीं आती। कायरा साहब, आपने अभी फरमाया कि ये एक फॉर्मूला डिस्कस हुआ था, तो ये क्या इलेक्शन से पहले हुआ था, इलेक्शन के बाद हुआ था, या जब इत्तेहादी बन गए तब हुआ था? सर,
ये जब हमारी, ये तो हमने बहुत पहले भी कहा था जी, ये कोई नई बात नहीं है, बता रहा आपको आज। सही। ये जो हमारी गवर्नमेंट जब ये बनी थी मौजूदा, तो हमारा आपस में जमातों का एक मुआहदा हुआ था, वो रिटर्न मुआहदा जो 25 पॉइंट पे मुश्तमिल है, जो आपके साथ शेयर हुआ था, और जिसके ऊपर हमारा गिला शिकवा है कि गवर्नमेंट वो सारे पॉइंट्स पूरे नहीं कर रही, खासतौर पे पंजाब गवर्नमेंट से गिला था। तो उसमें ही ये डिस्कशन हुआ था कि एक प्रपोजल आई थी उस वक्त डिस्कशन में, जब भी फार्मूला फाइनल हो रहा था, तो उसको हमने कहा कि नहीं, ये मुनासिब नहीं है, गवर्नमेंट जो भी हो उसको होल टर्म में चलना चाहिए, ये 2.5 साल वाला फार्मूला नहीं चलना चाहिए। सही। ये मैंने ये कहा, ये पहले भी हमने बताया था कि वो नई बात नहीं है। बिल्कुल सही। शौकत यूसुफजई साहब, आज मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि केपी सूबे में हुकूमत नाम की कोई चीज ही नहीं है, और इसी वजह से जो है वो गवर्नर साहब को एपीसी बुलानी पड़ी। सूबे में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत मतलब तशवीशनाक हो की हद तक पहुंच चुकी हुई है, लेकिन जो सूबे के एग्जेक्टिव हैं वो इसके अहल नहीं है कि वो मामला सही कर सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। देखें, अगर आप 2013 से पहले के हालात देखें तो इन्हीं लोगों की हुकूमतें रही हैं। कभी ये अपोजिशन में होते थे, कभी गवर्नमेंट में होते थे, लेकिन ज़्यादातर ये आपस में मिले होते थे, और इनकी हुकूमत की वजह से लोग जो खैबर पख्तूनख्वा नो गो एरिया बन चुका था उस वक्त, रोज़ धमाके, रोज़ हालात ख़राब। और अल्हम्दुलिल्लाह जब से खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की हुकूमत आई तो काफ़ी नॉर्मलाइज हो चुके हालात। अभी भी काफ़ी है मसला, दहशतगर्दी ख़त्म तो नहीं हुई है, दहशतगर्दी तो अभी भी है, पहले भी थी, पहले बहुत ज़्यादा थी, पेशावर तक पहुंची थी, अटक तक पहुंची थी, खतरा था कि आगे तक पहुंचे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज तो ये है कि कर्टेल है, लेकिन नहीं होनी चाहिए। इसके लिए क्योंकि ये अकेले सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं होती। आप देखें सिंध के अंदर कब से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, लेकिन वहाँ भी धमाके हो जाते हैं। तो यहाँ तो हमारे साथ बॉर्डर लगा हुआ है, अफगानिस्तान का बॉर्डर लगा हुआ है बदकिस्मती से, और उसको कंट्रोल करना वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। तो ये सारे मिलकर अगर हम ब्लेम गेम खेलेंगे ना कि ये इसकी जिम्मेदारी है, ये मेरी जिम्मेदारी है, इस तरह नहीं होगा। अगर आपने एपीसी बुलाई है तो उसका रिजल्ट क्या है? साहब एपीसी में क्यों नहीं गए? गवर्नर साहब ने बता रहा हूँ ना, उसमें क्यों नहीं गए? गवर्नर साहब की जो एपीसी थी ना, वो सिर्फ एक साजिशी एपीसी थी, इसके कोई मकसद तो नहीं था ना। आज क्या मकसद हासिल कर सकते हैं मुझे बताएं? गवर्नर जो है उसका पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है। पीपल्स पार्टी ने पहले ही हफ्ता पहले बलूचिस्तान असम्बली से करारदाद पास करा दी, सिंध असम्बली से कि जी खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई पे पाबंदी की हम हिमायत करते हैं, और करारदाद मंजूर करा ली। तो उसके गवर्नर से फिर हम बैठ के क्या करें? अगर वो नियतें इनकी साफ होती, यही तो मसला है सारा। ये धमकियां देते आखिर में कहते हैं हम तो मुज़ाकरात करते हैं, ये नहीं करते हैं। तो इतनी धमकियां, इतनी सब कुछ करने के बाद हम आपके साथ कैसे बैठे? दूसरा, आपके पास इख्तियार क्या है? आपके पास तो कोई इख्तियार नहीं है। इख्तियार तो गवर्नमेंट के साथ है, वो तो लगी हुई है। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह 125 रुकनी वफ्द जो है वो कुरम में बैठा हुआ है, उसने काम शुरू कर दिया है। वो वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की कोशिशों से वो वफ्द तश्कील हुआ, वो पहुंच गया, अब वो काम कर रहा है, इधर से एपीसी बुला रहे हैं। तो भाई एपीसी बुलाने के बजाय उस 125 रुकनी वफद को, जो सारे कबायली अमायदीन पे मुश्तमिल है, उनको सपोर्ट करें ना, उनको सपोर्ट दें। ये सारी पार्टियां मिलकर उनको सपोर्ट दें ताकि कोई मसले का हल निकले, पायदार अमन। तो अगर ताकत का इस्तेमाल करना होता है जिस तरह डी चौक में हुआ, तो ये ताकत का इस्तेमाल तो हम भी कर सकते हैं यहाँ पे। लेकिन क्यों? दोनों तरफ अपने लोग हैं, पाकिस्तानी हैं। तो हम कोशिश ये हो रही है कि वो जो कबायली अमायदीन है, जिनका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है, जिनकी अहमियत है, वो सारे बड़े मशरान वहाँ पहुंच चुके हैं, वो कोशिश कर रहे हैं और पायदार हल निकाल रहे हैं। ये मसला कोई आज का नहीं है, ये बहुत पहले का है। तो इसलिए ये जो बातें कर रहे हैं कि जी हमने एपीसी बुला ली और ये पॉइंट वो पॉइंट, ये सिर्फ और सिर्फ जो है ना, हमें पता था कि आखिर में ये होगा। आज पीटीआई बात कर रही है कि ग्रैंड अलायंस बनाया जाएगा ऑपोजिशन जमातों का, लेकिन वही उसी टाइम पर मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है पीटीआई की जो सूबे में हुकूमत है उस पर तनकीद भी कर रहे हैं। तो ये आप लोग अलायंस किस तरह बना सकेंगे? देखें अलायंस जो है ना, पार्टी के लेवल पे तो सब कुछ हो सकता है, लेकिन देखिए मैं मौलाना फजलुर रहमान साहब के जो अपना अलायंस की बातें हैं ना, मैं उनसे कभी इत्तेफाक नहीं करता हूँ, इसलिए कि वो कभी ना मुखलिस हुए हैं, ना हमारे साथ ना हो सकते हैं, क्योंकि उनका मुकाबला हमारे साथ ही होगा यहाँ। तो ये अगर ये सोचते हैं, अगर कोई भी पीटीआई वाले ये सोचते हैं कि मौलाना साहब को मिला के हम कुछ हासिल करेंगे। वैसे शौकत यूसुफजई साहब, आपने बड़ी दिलचस्प बात कर दी
क्योंकि आप लोगों को एक अच्छी खासी कुव्वत मिल सकती थी स्ट्रीट पे, लेकिन आप कह रहे हैं कि उन पर यकीन नहीं किया जा सकता। और दूसरी जानिब वजीर आजम भी उनसे राब्ता कर रहे हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने। हमें स्ट्रीट पावर की जरूरत नहीं है। एक मिनट जमीर भाई, हमें स्ट्रीट पावर की जरूरत नहीं है, हमारे पास अपनी स्ट्रीट पावर है। जो हमारी लीडरशिप है ना, वो बस वो तगड़ी हो जाए इंशाल्लाह ताला, हमें स्ट्रीट पावर। मैं आपको कह रहा हूँ, अगर इन्होंने 8 दिसंबर का कहा है कि हम मार्च करेंगे 8 मार्च को, कब कहा इन्होंने? 8 दिसंबर का है, 8 जनवरी का है कि हम वो करेंगे। नहीं, अभी फाइनल नहीं किया, पहले कहा था, कल कहा था कि 8 दिसंबर तक हमारे मुताबिक। अगर सपोज ये करें, मैं देखता हूँ कि हुकूमत इनके लिए कंटेनर खड़ी करती है या नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता है। इनको तो खौफ तो सिर्फ पीटीआई से, क्योंकि कुव्वत वही है। इस पूरे पाकिस्तान में अगर किसी के पास स्ट्रीट पावर है, इतनी सख्तियां बर्दाश्त करने के बाद, इतनी मार खाने के बाद, आज भी सिर्फ बिल्कुल सही के पास है। और चूंकि मौलाना साहब का मसला अली अमीन गंडापुर के साथ, उनका मसला पीटीआई के साथ भी नहीं है, उनका मसला अली अमीन गंडापुर के साथ, क्योंकि वो डायरेक्ट इलेक्शन के खिलाफ करते हैं, वो शिकस्त खा रहे हैं, तो मसला तो है उनको। ठीक है, पॉइंट आ गया आपका, बिल्कुल सही। कमरजमान कायरा साहब, एक तरफ सिविल नाफरमानी की मतलब थ्रेट दी जा रही है, दूसरी तरफ बाकायदा एक 5 रुकनी कमेटी भी बनाती है पीटीआई मुज़ाकरात के लिए। ये और जो उसमें मतलब उन्होंने मुतालबात रखे हैं वो यही हैं कि जनाब जुडिशल कमीशन बनाया जाए जो कि 9 मई और 26 नवंबर वाले वाक़यात की इन्वेस्टिगेशन करे। और कायरा साहब, पीटीआई बेसिकली आपको क्या लगता है कि सिविल नाफरमानी का कहना इतना कोई आसान है? देखिए, सिविल नाफरमानी, खान साहब खैर पुराना इनके वो ख्याल में ये आइडिया है। ये आपको याद होगा जब पिछली दफा खान साहब धरना दे के बैठे थे, बिल्कुल 2014 उन्होंने सिविल नाफरमानी का ऐलान किया था और बिल जलाए थे और लोगों को कहा था कि बैंकों में पैसे जमा ना कराओ और फॉरेन रेमिटेंसेस भी हुंडी के जरिए करो। ये सारा कुछ आपको याद होगा। बिल्कुल, बिल फाड़ने की बात की थी, बिल्कुल आग लगाई थी, बल्कि बाकायदा बिल दे जला दो या तो वो सिविल नाफरमानी का प्रॉपर ऐलान किया था उन्होंने, लेकिन लोगों ने उसको सपोर्ट नहीं किया था। आपके पॉलिटिकल स्लोगन थे, लोग आपके जलसे में आएंगे, आपकी बात सुनेंगे, आपके फॉलोअर्स, लेकिन जहां आप रियासत के ऊपर हमलावर हो जाएंगे फिर नेचुरली लोग आपके साथ उस तरह खड़े नहीं होंगे। तो ये उनका पहला तजर्बा फेल हो चुका है। मेरा ख्याल है शायद किसी ने ये बात जज्बाती रंग में कह दी हो, लेकिन पीटीआई के अंदर अब चीजों को जरा संभल के ठंडे तरीके से देखने की जरूरत है उनको, कि 4 अक्टूबर को एक धरना आके दिया गया या कोशिश की गई, फिर आप नवंबर में आ गए, फिर आप दिसंबर में। तो अगर आप इस पेस के साथ लोगों की जिंदगी में भी अजाब डाल रहे हैं, यानी ये तो नहीं हो सकता ना कि आप अपना एहतजाज करें और उस एहतजाज के नतीजे में आप लोगों की सारी जिंदगी बिल्कुल मुअत्तल कर दें, उनके तालीमी इदारे बंद हो जाएं, सड़कें बंद हो जाएं, कारोबार बंद हो जाएं। ये कब तक? आपको इख्तियार है, बिल्कुल राइट टू प्रोटेस्ट है, बट सर्टन एरियाज में आप सर्टन लिमिट्स के साथ करें और उससे भी बियॉन्ड। अब तो ये है कि अगर आप सिविल नाफरमानी की तरफ जाते हैं, मैं फिर समझता हूं कि ये शायद किसी ने जज्बाती तौर पर बात कही होगी। एहतजाज करने का हक है, आप जरूर कीजिए, लेकिन ज्यादा मौजू और बेहतर रास्ता वो है कि अगर वाकई इमरान खान साहब की आशीष, मुझे अभी तक पता नहीं है कि ये 5 रुकनी कमेटी इसको कितना इख्तियार है सही कि ये बातें करके फिर खान साहब के पास अप्रूवल के लिए लेके जाएंगे, या जिस तरह माजी में होता रहा कि आप मुज़ाकरात करके बैठे और फिर आपने कहा अच्छा जी ये बात तो हो गई, फिर आप खान साहब के पास जाते हैं और वहां से इनकार हो गया। तो मुज़ाकरात का बेहतरीन तरीका तो यह है कि जो भी कमेटियां बैठे, वो कमेटियां दोनों तरफ से बाइख्तियार हों कि वो जो लाए अमल तय करे, दोनों अतराफ यानी हुकूमत भी और खान साहब भी उस पर अमल दरामद करने के पाबंद हों, इकरार करें, तब वो जो है वो कमेटियां किसी अच्छे तरीके से काम कर सकती है। और ये एहतजाज भी चलते रहते हैं, जलसे जुलूस भी चलते रहते हैं, मुज़ाकरात भी चलते रहते हैं, दोनों तरफ से काम चलता है। सही। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे तो फिर इस पर मजीद भी बात करेंगे और हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई वो जो भी 5 रुकनी कमेटी होगी वो इतनी ताकत रखती होगी कि हुकूमत से जो मुज़ाकरात वो तय करें, या जो भी मामला तय हों वो हतमी होंगे या वापस। क्योंकि फिर अगर अडियाला जेल से कोई पैगाम जाता है तो उसकी भी नाफरमानी हमने होते देखा कि कहा गया कि संजानी के मुकाम पर ही जलसा कर लो, लेकिन
आगे चलते रहे डी चौक पे और फिर वहां जो हुआ वो सबने देखा। ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। शौकत यूसुफजई साहब, ज़रा मैं चाहूँगा कि मुझे ज़रा बता दें, एक तो ये कि क्या ये 5 रुकनी कमेटी जो है ये अब तैयार है वफाकी हुकूमत या हुकूमत से सियासी लोगों से बात करने के लिए? क्योंकि जब भी पहले बात होती थी तो आप लोग ये कहते थे कि इनके पास तो ताकत ही नहीं है, इनसे बात क्यों करें। तो एक तो इस पर ज़रा बता दें, और दूसरा क्या वो वाकई इतना बाइख्तियार होगी कि जो भी वो बात तय करें उनको तमाम लीडरशिप मानेगी? देखिए, एक तो आपने बात की सिविल नाफरमानी की। देखें, ये बड़ा नापसंदीदा फैसला है, लेकिन यहाँ पे कोई इंसानी हकूक बहाल है इस मुल्क के अंदर, न कोई जमहूरियत नजर आ रही है, न रूल ऑफ लॉ है। तो फिर वहाँ पे खामोश एहतजाज के तौर पे यही एक सियासी पार्टी के पास ही एक टूल रह जाता है। हालांकि मैं खुद इसके हक में नहीं हूँ, लेकिन जो बाहर के जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हिमायत रखते हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी जो इस पाकिस्तान के लिए दर्द दिल रखते हैं, वो सारे परेशान हैं। सारा पैसा जो है वो बाहर मुंतकिल हो रहा है, तो वो हुकूमत से परेशान है, तो वो इस एहतजाज के तौर पे ये कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल 14 दिसंबर अभी दूर है। 14 दिसंबर तक हुकूमत को भी चाहिए कि बजाय इसके कि ये जो रोज रोज धमकियां, रोज रोज इस तरह इन चीजों से बाज आ जाए और कोई वे आउट निकाले। हमारे देखें बड़े क्लियर कट मुतालबात हैं। हम ये कहते हैं, और ये कौन से गैर जमहूरी मुतालबात हैं, हम कहते हैं कि जो हमारे बेगुनाह लोग, और ये वैसे भी अगर लोग बेगुनाह सियासी कारकुन है ना, सियासी कारकुन बेगुनाह अगर जेलों में है तो उनको रिहा किया जाए। ये कौन सा गलत मुतालबा है? हम कहते हैं कि रूल ऑफ लॉ हो, ये कौन सा गलत मुतालबा है? हम कहते हैं इंसानी हकूक की वायलेशन ना हो, ये कौन सा गलत मुतालबा है? सिर्फ इनके जो आड़ी हुई है वो एक जगह पे, हम कहते हैं कि हमारा जो छीना हुआ मैंडेट है वो वापस किया जाए। तो ये सारे चीजें जो है ना एक तरफ छोड़ के उन तीनों की वायलेशन हो रही है सिर्फ एक वजह से। हम कहते हैं छीना हुआ मैंडेट तो नहीं है ना, छीना हुआ मैंडेट वापस करना। बहुत कुछ है हुकूमत के बस में। 17 मेंबरान के साथ वो हुकूमत कर रही है PMLN। ये कायरा साहब भी इसकी तस्दीक कर लेंगे। लेकिन मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, देखें आपने कहा कि 5 रुकनी कमेटी के अदालतें मौजूद हैं, इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स हैं, वहां से मैंडेट वापस लेना। जी जी जी, यही तो मैं कह रहा हूँ ना, हम अदालतों को आजाद कर दिया जाए तो इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा। यही तो इंसाफ के तकाजे जो मैं कह रहा हूँ ना, रूल ऑफ लॉ। अगर रूल ऑफ लॉ हो ना तो फिर इंशाल्लाह सारे मसाइल हल हो जाएंगे। मैं अभी भी ये कहना चाहता हूँ कि वक्त चलें, अब आप बताएं कि अब हुकूमत पर एतमाद है? कमेटी बना दी है खान साहब ने, वो बिल्कुल बाइख्तियार है। ये जो पॉइंट्स मैंने आपको कहे, इस पे अगर कोई बाइख्तियार लोग बात करना चाहते हैं तो इसका मसले का हल निकल सकता है। अगर बाइख्तियार नहीं है, सिर्फ वक्त गुजारना चाहते हैं, तो अब आप हुकूमत को बाइख्तियार मान रहे हैं? तो नहीं, तो आप हुकूमत को बाइख्तियार मान रहे हैं? जो भी हो सकते हैं। देखिए, PMLN से तो हमें कोई तवक्को नहीं है, मैं आपको सही बता रहा हूँ। ये तो देखें वक्त गुजार भी रहे हैं और ये इंतकाम भी ले रहे हैं। इनकी पूरी सियासत पीपल्स पार्टी से है। पीपल्स पार्टी से है। देखिए, पीपल्स पार्टी ने अपने आप को खराब भी कर दिया PMLN की वजह से। काफी इनको नुकसान पहुंच रहा है। मैं खुद पीपल्स पार्टी में रहा हूँ, PSF का लीडर रहा हूँ। मुझे अंदाजा है कि कितना दंड पहुंचा है पीपल्स पार्टी को इस थोड़े से अरसे में। ये अभी अगर एहसास नहीं हो रहा है तो इलेक्शन के अंदर एहसास हो जाएगा कि पीपल्स पार्टी चाहती तो एक बहुत ही लिबरल किस्म की पार्टी बनकर उभरती, इस मौके से फायदा उठाती। लेकिन बदकिस्मती है इसकी कि इसको बड़ा नुकसान पहुंचेगा। आप देखना, बड़ा दंड पहुंचेगा इसको। सही। कायरा साहब, सूरत हाल ये है कि एक तरफ कोशिश है कि अब मुज़ाकरात की तरफ जाया जाए, और आप हमेशा कहते हैं कि सियासी इस्तेहकाम चाहिए मुआशी इस्तेहकाम के लिए, और अब जो सूरत हाल है उसमें आए रोज़ का ये जो आपने पहले भी बात की कि अब ये नहीं चल सकता। ठीक है, आपका जलसे जुलूस करना आपका राइट है, और ये भी हमने सुना कि पार्लियामेंट में जाके भी कहा कि इमरान खान साहब ने कहा कि आप पार्लियामेंट में जाएं, पार्लियामेंट का सेशन बुलाएं, सेनेट का सेशन बुलाएं और वहां पर अपनी आवाज़ उठाएं, जो कि बिल्कुल आईनी और जायज़ तरीका है। तो आपको क्या लगता है कि ये बंद मुज़ाकरात का जो मतलब दरवाज़ा जो है ये अब खुल जाएगा सर? देखिए, मैं शौकत साहब ने जो बात कही है वो बात तो फिर वही है। पहले खान साहब और इनकी जमात कहती थी कि एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात होंगे, अब वो कहते हैं बाइख्तियार लोगों से होंगे, और वो कहते हैं हुकूमत के अंदर बैठे हुए लोग तो बाइख्तियार हैं ही नहीं।
अच्छा, हम हुकूमत में नहीं हैं, हमें वैसे नहीं मानते। मौलाना फजलुर रहमान साहब और इनके साथ अपोजिशन में बैठे हैं, उनके बारे में ख्यालात आपने सुन लिए। महमूद खान अचकजई साहब को इख्तियार दिया पीटीआई ने, फिर वो विड्रा कर लिया कि जी वो चीफ नेगोशिएटर होंगे, अब वो भी कहीं नजर नहीं आते। तो ये जो मिजाज है ना कि हमें किसी की परवाह नहीं है और हमें किसी की जरूरत नहीं है और हम अकेले ही काफी हैं, वो हमारे पंजाबी में एक कहावत है ना कि गलियां अमड़ सुंजियां ते मिर्जा यार फिरे, सही। वो ऐसी वाली कैफियत जो है वो कभी मुनासिब नहीं होती। मैं समझता हूं कि अगर इनकी कमेटी बनी है तो ये जो शराइत होती है ना, शराइत के साथ मुज़ाकरात नहीं हुआ करते। हमारे दोस्तों को ये ख्याल करना चाहिए। मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि आपके जो मुतालिबात हैं वो आप अपने टॉकिंग पॉइंट्स पे रखेंगे, आप अपने मुतालिबात पे रखेंगे कि ये हमारा एजेंडा आइटम होगा, उस एजेंडा आइटम पे बात हो जाएगी। आपके लोगों के खिलाफ केसेस हैं वो चेक हो जाएंगे, जो बेगुनाह है उनको छोड़ा जा सकता है, ये बात दुरुस्त है। इसी तरह जो बाकी इश्यूज हैं जो इसके साथ मुंसलिक है 26 वाले, वो भी देखे जा सकते हैं। अगले बात यह है कि जी हमारा मैंडेट चोरी हुआ है, एक स्टीरियोटाइप जुमला है जो इनका हर बंदा कहता है। अच्छा, बस इसका कौन फैसला करेगा? आप कहते हैं कि जी पीएमएलएन के पास तो चंद सीटें हैं, पीपल्स पार्टी के पास भी चंद सीटें हैं, बाकी सारी हमारी है। तो ये फैसला तो किसी फोरम ने करना है और उसके लिए इलेक्शन कमीशन को आप नहीं मानते। जो बनाए गए ट्रिब्यूनल्स, वो ट्रिब्यूनल्स को आपने चैलेंज कर दिया, हमने नहीं किया, आपने चैलेंज कर दिया अदालतों में, और वो ट्रिब्यूनल टाइम पे फैसले ना दे सके। और अब मैं आज ये पूछता हूं कि फर्ज करें उन ट्रिब्यूनल्स पे एतराज तो जमीर ये था ना कि ये हुकूमत ने अपनी मर्जी से लोग बना लिए हैं, अपने हाथ के हैं, ये तो हमारे हक में फैसले नहीं करेंगे। अच्छा, अगर ट्रिब्यूनल में गए होते, उसको ना चैलेंज करते, तो आज ये केसेस सुप्रीम कोर्ट में आ चुके होते ना, हायर कोर्ट्स में आके डिस्कस हो रहे होते, और वहां तो कम से कम इंसाफ हो जाता अगर आपको बाकियों पे एतमाद नहीं है। तो ये जो एक तस्वर है ना कि जी सारा ही कसूर ऐसा है और सारा ही मैंडेट हमारा है और पहले ये वापस करो, तो ये तो एक ना अचीव होने वाली बात है, मैं ना मानू वाली बात है। और आखिर में फिर वो वही कहते हैं कि ताकतवर लोग, और ताकतवर कहते हैं हुकूमत तो है ही नहीं। सही। कायरा साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब का एक बिल जो है वो अब उस पर काफ़ी नाराज़ हैं नाला अहमद साहब। वो कहते हैं कि अगर ये इस हवाले से तो फिर हम पूरी कुव्वत से आएंगे। मौलाना फजलुर रहमान साहब को आज प्राइम मिनिस्टर ने अप्रोच भी किया, उनको कहा कि उनके तहफ़्फ़ुज़ात, और दूसरा ज़रदारी साहब की तो वो बहुत मतलब इज्जत भी करते हैं और बहुत अच्छा ताल्लुक़ है, और जिस तरह बिलावल साहब ने 26वीं आईनी तरमीम के लिए उनको साथ में लाया तो वो भी हमारे सामने। तो अब आपको क्या लगता है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब के कुछ और डिमांड्स हैं जो पूरी नहीं हुई, जिसकी वजह से वो ये जरा प्रेशर डाल रहे हैं? मसलन केपी की गवर्नरशिप की बात हो रही थी, या बलूचिस्तान में कोई शेयरिंग फॉर्मूला के ऊपर बात हो रही थी। कायरा साहब? नहीं जमीर, ऐसा तो मेरे इल्म में तो नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान साहब के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो बेसिकली जो उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम के वक्त जो चीजें तय की थी कि ये लेजिस्लेशन हो जाएगी कॉन्स्टिट्यूशनल, तो उसके जो आगे लेजिस्लेशन फर्दर होगी उसमें ये भी था। और हमें ये याद रखना चाहिए कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो मजहबी जमात से ताल्लुक रखते हैं, सियासी मजहबी जमात से। तो मजहबी लोग उनकी कंस्टिट्यूएंसी है और उनका एक इशू उन्होंने डिस्कस किया था और उसको एक बिल की सूरत में सेनेट और कौमी असम्बली से पास किया गया। उसके ऊपर प्रेसिडेंसी से कोई एतराजात लगे या तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार हुआ है, उस पर यकीनन उनका एक कंसर्न है। मेरी जमात की भी पोजीशन ये है कि बिलावल साहब उन्हें मिले और उसमें बिलावल साहब ने उनको बिल्कुल ये यकीन दिलाया कि हम आपके साथ हैं, ये बिल हमारी मर्जी से एग्री हुआ था और हमने उसको वोट किया है, आइंदा भी उसके साथ खड़े हैं। यही सूरत हाल हुकूमत की तरफ भी है कि हुकूमत भी उस बिल को कह रही है कि जी हमारा वोट बिल है, हमने उसको वोट किया हुआ है, हम उसके साथ हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये बिल जो है इसके ऊपर तो फिर खत्म हो जाएगा। सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने दस्तखत नहीं किए ना, वो वापस भिजवा दिए। मैं कह रहा हूं ना जी, कुछ चीजें होती हैं, ये सेटल हो जाएंगी, मैं उम्मीद करता हूं जल्द। अच्छा कायरा साहब, पंजाब हुकूमत के साथ मामला कहां तक पहुंचे? वो कमेटी भी बनी और फिर मुज़ाकरात भी हुए गवर्नर हाउस में, और अभी तक गवर्नर पंजाब जो हैं वो ये बड़ी सख्त लाइन लिए हुए हैं। हमारा पीटीआई के साथ जो एक एग्रीमेंट है या फार्मूला है
उसके ऊपर अपने पीटीआई कह रहा हूँ गवर्नमेंट के साथ, मुस्लिम लीग के साथ जो हमारा एक एग्रीड फार्मूला था गवर्नमेंट बनाते वक्त, उसके ऊपर कुछ चीजें अभी हल तलब है। और वो पंजाब गवर्नमेंट से भी हमने बातें की हैं, फेडरल गवर्नमेंट से भी की हैं, चेयरमैन साहब ने भी उस पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, कई दफा वो ऑलरेडी उठा चुके हैं, वो वज़ीर आज़म साहब से भी मिल चुके हैं, हमारी कमेटी उनकी कमेटी से मिली, पंजाब वालों से मिले, अभी तक कुछ चीजें हल तलब हैं और हम तवक्को करते हैं कि हुकूमत जल्दी उनको हल कर ले। सही। शौकत यूसुफजई साहब, अब आप मुझे ये बता दें कि कोई दरमियानी रास्ता निकल सकता है या बस अब यही है कि जी पहले जिस तरह भी कायरा साहब ने भी कहा कि भाई आप शराइत पर आके टेबल पे नहीं बैठते, आप टेबल पर मुतालबात रख कर बैठ जाते हैं। जब टेबल टॉक्स होती है, जो भी होता है, उसके लिए अपोजिशन अपना एजेंडा देती है। अब हुआ क्या है कि नून लीग के साथ कैसे मुज़ाकरात हों, वो तो सीधी सीधी उनका तो ये है कि हम क्रश करना है। वज़ीर आज़म कहते हैं ये दहशतगर्द हैं, तो ऐसे वज़ीर आज़म से कैसे मुज़ाकरात हो सकते हैं? ये तो गैर संजीदा कोशिश है हुकूमत की ना, और हुकूमत खुद चाहती है कि पीटीआई को दबाया जाए, क्रश किया जाए। तो ऐसे हालात में आप मुझे बताएं कि कौन सी पार्टी होगी जो, क्या हम कोई डरते तो नहीं है इनसे, ना कोई कमजोर है ये पार्टी के, इनके दबाव में आ जाएंगे। इस तरीके से रास्ते बंद किए, फिर कहा कि जी, फिर उसका मजाक भी उड़ाया कि देखो पंजाब से कोई नहीं निकला, उनके घरों पे छापे मारे जा रहे हैं, इनके बेगुनाह लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। तो इतने मजालिम के बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह 8 फरवरी को आपने देखा कि लोगों ने वोट पीटीआई को ही दिया है। तो ये गलतफहमी में ना रहे कि लोग खामोश जरूर हो गए होंगे, लेकिन ये नहीं है कि आपको शौकत यूसुफजई साहब, ठीक है, ठीक है। कमरजमान कायरा साहब, आखिरी सवाल सर, बंद गली से निकलने का रास्ता? मज़ाकरात और कोई रास्ता नहीं है। बंद गली पीटीआई ने अपने लिए भी खड़ी कर ली है और वो मुल्क और सोसाइटी को भी उसी तरफ धकेल रहे हैं। ये बदकिस्मती की बात है। उन्हें चाहिए कि वो इस मुल्क के माजी को पढ़ें, हालात का तजिया दुरुस्त करें और अपनी तवानाइयां भी ज़ाया ना करें और कौम का भी वक्त ज़ाया ना करें। उनको सियासी लोगों के साथ डायलॉग करना पड़ेगा। इस मुल्क के अंदर यकदम ना कोई बेहतरी हो जानी है, ना सारे कानून ठीक हो जाने हैं, ना सारे इदारों का रोल मुकम्मल तौर पे न्यूट्रल हो जाना है। जो पार्लियामान हो, अदलिया हो, बाकी हो, इसमें वक्त लगेगा। इदारे, सारे समाज, सारे दुनिया के मुल्क एवोल्यूशनरी ग्रो करके यहाँ तक पहुंचे हैं। जहाँ इनकलाब आए हैं, हमारे इनकलाबी दोस्त ज्यादा इनकलाबी हो गए, जहाँ इनकलाब आए हैं वहां भी एवोल्यूशन हुआ है। जिस चाइना की हम रोज बात करते हैं, जिस दिन इनकलाब आया था तो चीन और तरह इनकलाब में आया था और अब ग्रो करके एक मुख्तलिफ चीन खड़ा हुआ है। तो एवोल्यूशन की बात करें, आगे बढ़ने का रास्ता पैदा करें और ये डायलॉग के जरिए हो सकते हैं और जरिया कोई नहीं है। सही, बिल्कुल। शौकत यूसुफजई साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? प्लीज, मेरे पास वक्त कम खत्म हो गया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, डायलॉग से तो हम भी नहीं भागे, हम भी तो डायलॉग चाहते हैं ना, लेकिन डायलॉग कैसे, उसके लिए माहौल बनाना पड़ता है, गवर्नमेंट बनाती है उसके लिए माहौल। देखिए, ये तो इतने नालायक हैं कि इनके वज़रा को देखें, इनके बयानात को देखें। वो पहले धमकियां देते हैं, फिर उसके बाद कहते हैं मुज़ाकरात करो। तो हम कोई बाहर से तो नहीं आए ना, एक ही पाकिस्तानी, हमें कैसे धमकियां दे रहे हैं आप? भाई, मैं धमकियों से गुजारिश कर दूं, मुझे जी कायरा साहब, ठीक है, ताकत से आप इतने गरूर तकब्बुर में, बिल्कुल, मैं चाह रहा हूं कि कायरा साहब अपनी बात मुकम्मल कर लें। जी कायरा साहब। नहीं, मैं शौकत यूसुफजई साहब से ना माजरत से एक छोटी सी गुजारिश करूं सर। ये जो तस्वर है ना कि हुकूमत के फलां बंदे ने ये कह दिया और वज़ीर आज़म ने ये कहा, आप भी तो रोज गालियां दे रहे होते हैं ना, तो ये बातें चलती रहेंगी। हाँ, एक दूसरे को फलां कहे, वो दुश्मन हो गया, फलां हो गया, लेकिन डायलॉग से ये ज़बानें बंद नहीं होंगी। ज़बानें बंद सबकी नहीं हो सकती, ना आपकी तरफ से होगी, ना हुकूमत की तरफ से होगी, ना हमारी तरफ से, हमेशा सख्त होता है। आप भी कंट्रोल नहीं और अपोजिशन का, आप दुनिया में कहीं भी देखें, अपोजिशन का रद्द-ए-अमल हमेशा सख्त होता है, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो थोड़ा सा कंधा झुकाती है, लेकिन यहाँ गवर्नमेंट तो है नहीं। वो थोड़ा सा अपना हाथ, बिल्कुल, गवर्नमेंट तो कह रही है ना, ये मुनासिब रवैया नहीं है शौकत। हमें भाई, मेरे ये समझना होगा, गवर्नमेंट की तरफ बातें करेंगे, आप भी करेंगे, आप करेंगे तो गवर्नमेंट की तरफ से लोग खामोश बैठेंगे। जवाब इदारों का मैं आपको कहूं कि हमें भी करना चाहिए। शौकत यूसुफजई साहब का ख्याल है कि ऑपोजिशन हमेशा ज्यादा सख्त बात करती है, लेकिन हुकूमत को जरा थोड़ा सा बड़ा दिल करना चाहिए। एनीवेज, आप दोनों हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे तो जरा सियासी तजिया लेंगे तजियाकारों से। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाज़रीन। हमें ज्वाइन किया है आमिर ज़िया साहब ने, सीनियर जर्नलिस्ट, एनालिस्ट और अपना प्रोग्राम भी होस्ट करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर ज़िया। हमें साथ ही ज्वाइन किया है मुर्तज़ा सुलंगी साहब ने, सीनियर जर्नलिस्ट, एनालिस्ट, कॉलमिस्ट और साबिक निगरान वज़ीर बराए इत्तलात। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मुर्तज़ा सुलंगी साहब, आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। सुलंगी साहब, अभी जो है 2 थ्रेट्स आ गई हैं, एक सिविल नाफरमानी की 14 दिसंबर से और एक मौलाना फजलुर रहमान साहब की कि जी 8 दिसंबर तक, और अगर उनके मुतालबात ना पूरे हुए तो फिर हम बाकायदा चढ़ाई का सोचेंगे। और उन्होंने कहा कि मदरसे के मामलात में हम कुव्वत इस्तेमाल करेंगे और पूरी कुव्वत से अपना मुतालबा मनवाएंगे। अभी आज ही राना सनाउल्लाह साहब फरमा रहे थे एक निजी टीवी पर कि जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब के तो गिले हम दूर कर देंगे। पीटीआई की सिविल नाफरमानी पे एक तरफ वो ये कहते हैं और दूसरी तरफ कमेटी भी बना देते हैं 5 रुकनी मुज़ाकरात के लिए। सुलंगी साहब, मेरे ख्याल में ये जो नाम नेहाद सिविल नाफरमानी है उस पर बाद में आते हैं, लेकिन पहले जो मौलाना साहब का जो शिकवा है, जो सदर साहब ने वो बिल वापस भेजा है पार्लिमान को, आपको याद होगा कि ये बिल 26वीं आईनी तरमीम के पैकेज के अंदर मंजूर हो गया था, लेकिन बाद में सदर साहब ने, उनके पास कानूनी तौर पर अख्तियार है कि वो बिल पार्लिमान को वापस भेजे, तो उन्होंने भेजा है। लेकिन उस पर और पेशरफ्त हो चुकी है, बिलावल से मौलाना मिल चुके हैं, आज ही वज़ीर आज़म साहब ने गुफ्तगू की है। आपके इल्म में है कि जो है वो इस बिल के अंदर जो मसाइल हैं, मुमकिना तौर पर वो सदर साहब शायद ये समझते हैं कि तालीम क्योंकि सूबाई मामला है तो वफाकी जो पार्लिमान है वो इस पर कानून साजी कैसे करे। गालिबन मेरा अंदेशा ये है कि ये उनको राय दी गई हो, लेकिन बात यह है कि 18वीं तरमीम के तहत कोई 15 वजारतें और डिवीज़न सूबों को भेजे गए थे, डिवॉल्व हो गए थे, लेकिन फिर आपने देखा कि वफाक ने नए नामों के साथ वही वजारतें दोबारा खड़ी कर ली। तो ये एक ऐसा मामला नहीं है जिस पर कोई बहुत ज़्यादा कोई मसला हो। मेरे ख्याल में वफाकी हुकूमत इसको हल कर लेगी, क्योंकि ये कोई ऐसा मसला है नहीं। जो शिकायत थी मौलाना हजरात को वो ये थी कि बहुत सारे इदारे बने हुए हैं जहाँ पर ये जाते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, कोई एक विंडो ऑपरेशन जो है वो होना चाहिए और वो सारी जो लवाजमात हैं उसके लिए वो तैयार है, तो वो हल हो जाएगा। जहाँ तक है चलें सुलंगी साहब, अल्लाह करे मदरसों के लिए ही सिंगल विंडो, 1 विंडो ऑपरेशन हो जाए, क्योंकि बिजनेस को प्रमोट करने के लिए अभी तक 1 विंडो ऑपरेशन पाकिस्तान में नहीं हो सका। एनीहाउ, सिविल नाफरमानी के ऊपर सर, आपके इल्म में है कि 2014 में भी ये इस तरह का ढोल पीटा गया था, लेकिन बात यह है कि जो पाकिस्तानी बाहर से पैसे भेजते हैं वो हुकूमत को नहीं भेजते, वो अपने ख़ानदानों को भेजते हैं और इनडायरेक्टली वो हमारे ख़जाने में आ जाते हैं। अब फैटफ की जो लेजिस्लेशन है और जो सख्त कवानीन हैं, उसमें अगर कोई पाकिस्तानी ऐसा काम करेंगे तो वो उनको नुकसान पहुंचाएंगे, और इस मामले पर पीटीआई खुद भी तकसीम है और उनमें कोई इत्तेफाक राय नहीं है। मैं थोड़ी देर पहले सुन भी रहा था शौकत यूसुफजई को, वो खुद भी बता रहे थे कि वो इससे इत्तेफाक नहीं करते। तो ये मुझे नहीं पता कि ये आखिरी कार्ड है या आखिरी सुपर कार्ड है या सेमी फाइनल वाला कार्ड है, जो भी कार्ड है, लेकिन ये कार्ड जो है वो एक्सपायर्ड है और ये कार्ड चलेगा नहीं। और अगर ये पता है तो ये पते खुद ही पीटीआई को हवाई देंगे, ये चलने वाला नहीं है ये मामला। सही, बिल्कुल सही। आमिर ज़िया साहब, अब क्या ये बंद गली में से कोई निकल सकेंगे, क्योंकि 5 रुकनी कमेटी भी बना दी है पीटीआई ने। पहले वो कहते थे कि ये हुकूमत बाइख्तियार है ही नहीं, हम इससे बात क्यों करें। अब वो कहते हैं कि जी सियासी कमेटी बनाई है और वो सियासतदानों से बात करेगी, तो कुछ उम्मीद की किरण एट द एंड ऑफ द टनल। जमीर साहब, हम जो है ज्यादातर गुफ्तगू करते हैं कि पीटीआई की मुश्किलात क्या हैं, और यकीनन क्योंकि वो पार्टी ज़ेर अताब है, मुश्किल में है, इसमें तो कोई दो राय नहीं हो सकती। लेकिन हमें समझना ये होगा कि सिर्फ पीटीआई बंद गली में नहीं है, पाकिस्तान की सियासत जो है मजमूई तौर पर बंद गली में है। और इस बात को आप सोचें कि जब से उनकी हुकूमत का खात्मा हुआ उस वक्त से पाकिस्तान में
आप कोई ना कोई एक अदम इस्तेकाम का एक आपको झलक नजर आती है। अब हो सकता है कि इस पे आप इत्तेफाक करें या उस पे वो करें, डिसेंट करें उस बात पे कि जनाब किस हद तक जो है इस मुल्क में सियासी गैर यकीनी सूरत हाल है, अदम इस्तेकाम है। लेकिन पाकिस्तान इस वक्त फंसा हुआ है, हुकूमत भी फंसी हुई है और पीटीआई भी फंसी हुई है। और उसकी बड़ी वजह ये कि पाकिस्तान की एक सियासत के मंजरनामे में टेढ़ापन आ गया है कि जिसको बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी जो जिस तरह से इंतखाबात हुए और क्योंकि शफाफ इंतखाबात नहीं थे और उसको एक बहुत बड़ी पाकिस्तानियों की तादाद, चले अक्सरियत नहीं, एक बड़ी तादाद जो है उसको तस्लीम नहीं करती, तादाद करती। मुसलमान इस्लाम भी है, बलोच कॉन्फ्रेंस जो है वो भी है, हर पार्टी को शिकवा है किसी न किसी हवाले से। तो ये एक टेढ़ापन है। अब जब तक उस टेढ़ेपन को आप नहीं करेंगे पाकिस्तान की सियासत में, इस्तेकाम और एक नॉर्मैलिटी जो है वो नहीं आ सकती। ये फुट नोट ऑफ हिस्ट्री है कि जी उनकी सिविल, अभी वो कह रहे हैं कि जी हम सिविल डिसोबीडियंस करेंगे, कभी वो कुछ कहते हैं। सियासी तहरीक ज़ाहिर है कि जो मैं समझता हूँ एक बड़ा फ्लॉ है तहरीक इंसाफ का, या जिस तरह से वो अपनी चीज़ों को रखते हैं, वो ये है कि जी वो समझते हैं कि कोई 2020 मैच है, अगर हम एक धरना देंगे तो हम अपनी बात मनवा लेंगे, हम अगर कोई बहुत बड़ा मुजाहिरा करेंगे उससे बात होती है। एक तहरीकें जो होती है, मुर्तज़ा सोलंकी भी इस बात को मतलब बहुत अच्छी तरह जानते हैं, बुजुर्ग हैं हमारे, कि तहरीक चलती हैं और उसके अंदर जरूरी नहीं होता कि आप एक बार आए और धरना दें, और धरना देने के अपनी एक मैकेनिक्स होते हैं। वो एक बड़ा आजमाइश का काम होता है धरना देने वालों के लिए भी, मैनेज करने वालों के लिए भी। तो जो कामयाब सियासी तहरीकें होती हैं वो फ्लैश निकल के मुजाहिरा किया, घर चले गए, अगले दिन फिर मुजाहिरा किया, एक हफ्ते बाद किया, ताकि आप तसलसल रखते हैं। तो पीटीआई वो जो एक कहते कन्वेंशनल या रिवायती अंदाजे सियासत है उसको नहीं अपना रही, वो एक ड्रामेटिक धरना देना चाहते हैं। और जरा कि धरना आप देखें, अभी तक धरने की तारीख जो है पाकिस्तान में, उसमें कोई बहुत ज्यादा, ठीक है, एक उसने आई बॉल्स बहुत कैच की, खबरें बहुत बनी, लेकिन उसकी वजह से कामयाबी जो है वो नहीं नसीब हुई है। तो उनको भी अपनी हिकमत अमली भी देखनी होगी। जहां तक ये बात है कि सियासी कमेटी बना दी, अच्छी बात है, मुज़ाकरात होने चाहिए, और हुकूमत ने सब दरवाजे बंद किए, मुज़ाकरात की हुकूमत को भी एक रीथिंक करना चाहिए कि एक बड़ी मकबूल जमात है और आपने ठीक है उसको दीवार से लगाया हुआ है, लेकिन अगर आप ब्रीदिंग स्पेस नहीं देंगे और आप इसी तरह से उन पर मुकदमात कायम करते रहेंगे। आज मैं पढ़ रहा था कि इमरान खान पे खुद 188 मुकदमात कायम हो गए हैं, 188। तो मतलब है कि दूसरी सेंचुरी मुकम्मल हो जाएगी, डबल सेंचुरी हो जाएगी उनकी, अगर ये लोग 12 मुकदमात और कायम कर दें, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि करते, ठीक है ना। आप ये सजेशन दे रहे हैं? जो है सजेशन नहीं दे रहा, मैं कहता हूँ क्योंकि इमरान खान रिकॉर्ड के आदमी है ना, कि भाई मैंने इतनी विकेटें ली, इतने रन बनाए, ठीक है ना, तो भाई ये भी एक रिकॉर्ड होगा कि 200 मुकदमात हुए, वो चाहे मनफी रिकॉर्ड हो चाहे मस्बत हो। ये मैं लाइटर टू बेन में बात कर रहा हूँ, जाहिर है कि हम कौन होते हैं सजेशन देने वाले। तो अर्ज ये करने के भी काम है कि कंड्यूसिव माहौल लेकर आए। देखो बात यूं, पाकिस्तान की सियासी हिद्दत बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है और बहुत ज्यादा पोलराइजेशन है, बहुत ज्यादा नफरतें हैं, बहुत ज्यादा आप देख रहे हैं कि बिल्कुल हमारे साझेदारों। आमिर, अभी इसी सिनेरियो में मौलाना फजल रहमान साहब फिर दोबारा जो है वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गए हैं। प्राइम मिनिस्टर इज कॉलिंग हिम, बिलावल इज मीटिंग हिम, और वो भी आप दुरुस्त कह रहे हैं कि मौलाना जो है फिर मरकजी निगाह है और अपनी आप मतलब सीख चाहिए कि कितनी कम नशिस्तों के साथ उनकी मुट्ठी भर नशिस्तें सेनेट में और कौमी असम्बली में है, गालिबन 8 और कुछ और 13 है, कितनी है, तो उसमें ये बड़ा अच्छा अपने कार्ड्स को प्ले करें। अभी जो मेरी कल तक बात हुई थी, जैसे मेरे पीपल्स पार्टी की कुछ राय से बात हुई थी, वो खुल के नहीं बता रहे कि जो सदर ने जो बिल पे साइन नहीं किया उसकी क्या वजूहात हैं, ठीक है ना। अच्छा, उसमें इबाम है उस बात में ना कि क्लैरिटी हो कि जी ये इतराज़ात हैं। मौलाना की पार्टी का कहना है जी हम तो मतलब मदारिस जो है रजिस्ट्रेशन के लिए तैयार नहीं, हुकूमत जो है रजिस्टर नहीं कर रही है। अब गालिबन रजिस्ट्रेशन के मामले के अंदर मजीद कोई कहते हैं ना और चीजों का इजाफा करना होगा, लेकिन ये दुरुस्त बात है कि इतना बुनियादी मसला नहीं है, लेकिन ऑप्टिक्स के लिए एक बहुत बड़ा मसला है। सही। और इसमें भी हुकूमत अपीजमेंट के लिए कर सकती है, मौलाना के सवाल है। और मौलाना के जो कि सियासत के नफ्स शनास और अवाम का कि उस पे नफ्स पे हाथ रहता है, वो समझते हैं कि अगर फर्ज करें कि कोई ओहदा कबूल कर लेते हैं, कोई और उनके लोगों को अकोमोडेट कर लिया जाता है, उन्हें पता है कि सब जो लोगों का एक पॉपुलर सेंटीमेंट है वो सब एंटी गवर्नमेंट है बहुत ज्यादा, उसमें इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है और खुसूसन नून लीग को हुआ है। पीपल्स पार्टी को इतना नहीं हुआ क्योंकि पीपल्स पार्टी का जो अपना किला है सिंध, वो उनका मजबूत और मुस्तहकम है और वहां अपने आप को। नून लीग ने बड़ा फेस लूज किया है। अच्छा, केपी की सियासत में आपको पता है कि जो हवा है वो इमरान खान के हक में है, अच्छा है बुरा है, लेकिन हकीकत यही है। तो उनको भी पता है कि मैं अगर एकदम डोल जाता हूँ मौलाना को, तो मौलाना आइडियल पोजीशन में है, वो हुकूमत से कुछ अपनी बातें मनवा भी लेते हैं,
कुछ वो उसका भी किरदार अदा कर रहे हैं, हिज़्ब इख्तिलाफ का भी किरदार अदा कर रहे हैं। मेरे ख्याल आपका मतलब है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब कोई इतना बहुत बड़ा कोई मसला नहीं खड़ा करेंगे, जिस तरह मुर्तज़ा असलंगी साहब का भी पॉइंट है। मुर्तज़ा असलंगी साहब, एक चीज़, क्योंकि आप माशाल्लाह खबर आपके बिल्कुल गिरफ्त में रहती है, आपके पास खबरें बहुत होती हैं। ये फैसल वाडा साहब ने भी उस दिन बात कर दी कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब मौजू शख्स हैं प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए। तो आपको क्या लगता है और आपकी इतलात क्या हैं कि ये इस तरफ कुछ सिलसिला चल निकला है? आई थिंक इट्स बिट टू अर्ली। पहले वो 2.5 साल वाली बात थी, वो भी कमरजमान कायरा साहब मेरे अभी प्रोग्राम में थोड़ी देर पहले कह के गए कि वो तो पहले ही हम ख़त्म कर चुके हुए थे, हमने नहीं लेनी, हम चाहते हैं कि एक ही चले। ये वाडा साहब जो बात कर रहे हैं, इसके पीछे क्या लॉजिक, क्या है, मंतक क्या है? देखिए, वाडा साहब जो भी बातें कर रहे हैं, लेकिन जिनकी नुमाइंदगी का दावा वाडा साहब करते हैं, वहां पर इस निज़ाम को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने की कोई ख्वाहिश मुझे सुनाई नहीं दी। तो मासिवा इसके कि वाडा साहब जो कि पीपल्स पार्टी की ही मदद से सेनेटर मुंतखब हुए थे, अगर वो उस जमात के साथ मेल जोल करते हैं तो मैं इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं देखता। जहाँ तक इसका ताल्लुक है कि मुमकिना तौर पर वो कोई पैगाम रसानी कर रहे हों, तो जिनकी नुमाइंदगी का दावा वो करते हैं उनके पास पैगाम रसानी इनडायरेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। वो बहुत सारे रेलेवेंट फोरम्स से बराह रास्त वो पीपल्स पार्टी से बातचीत कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि पीपल्स पार्टी जो वफाकी काबीना में शिरकत से भी दूर है, वो सिर्फ आईनी उहदों पर इत्तफाक कर रही है, वो किसी तौर पर भी इलेक्शन से पहले वफाकी हुकूमत संभालने के लिए तैयार होंगे, और वो सिर्फ उस सूरत में मुमकिन है कि पीटीआई उनके साथ तावन करे। पीटीआई की कमान जिस शख्स के पास है वो कतई तौर पर निज़ाम को काबिल कबूल नहीं है, और हर गुजरते दिन के साथ जो उनके बयानात हैं, उनका हदफ शहबाज शरीफ नहीं है, इस्लामाबाद नहीं है, बल्कि रावलपिंडी है। इसलिए ये इम्कान जो है वो मुझे बिल्कुल भी एक दीवाने का ख्वाब लगता है। बिल्कुल एक दीवाने का ख्वाब लगता है। आमिर, ये सारी सूरत हाल है, लेकिन बिलावल ने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात बताए और उन्होंने कहा कि हम चाहेंगे कि इनके साथ मामला रिजॉल्व कर लें गवर्नमेंट के साथ। 2-3 पॉलिसी इश्यूज उन्होंने यौम तासीस के मौके पर तकरीर में फरमाए, लेकिन फिर पंजाब के साथ भी मामला अभी वैसे ही हैं और गवर्नर पंजाब बड़ी सख्त गुफ्तगू भी करते रहे हैं कि PMLN जो है वो ऑनर नहीं कर रही अपनी कमिटमेंट्स जो कि डिसाइड हुई थी। तो आपको क्या लगता है कि वी हैव ऑलरेडी बीन सेइंग कि दे आर स्ट्रेंज बेड फेलोज बट दे आर टुगेदर? इंडीड दे आर स्ट्रेंज बेड फेलोज, इसमें तो कोई शक शुबे की बात नहीं है, लेकिन मुझे बिल्कुल ये नजर नहीं आता कि मामला उस नहज पे पहुंच गया है कि जहां पीपल्स पार्टी जो है अपने रास्ते इनसे जुदा कर ले। क्योंकि जाहिर है कि जो एक मुश्तरका इनका हरीफ है, मैं दुश्मन का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर रहा, सियासी हरीफ जो है वो PTI है, और PTI जाहिर है कि इस वक्त उसका पूरा जो तोपों का रुख है वो जहाँ पे मुर्तज़ा साहब ने इशारा किया वहाँ पर भी है, लेकिन साथ साथ वो मौरूसी सियासत या इनके खिलाफ भी बात करते रहते हैं, अक्सर करते हैं, जरदारी खानदान की बात। वो तो अब फैमिली में आ गई ना। बुशरा बीबी तो आज भी बड़ी एक्टिव होके बोली कह रही थी, और अली अमीन गंडापुर के ऊपर उन्होंने अदम एतमाद का इजहार कर दिया जब उन्होंने कहा कि मैं अकेली पहुंची डी चौक, मैंने मुड़ के देखा कोई भी नहीं था। मैं ये उसमें आता हूँ। तो पहली बात थी कि साहब के हवाले से अगर बात की जाए, फिर मेरी जैसे कि कल आज आपके प्रोग्राम में कायरा साहब थे, कल मेरे साथ भी थे, और फिर मेरी आज पीपल्स पार्टी के 1-2 सीनियर लोगों से बड़ी तफसीली बात हुई इसी मौजू के ऊपर। वो ज़रा उस बात को रद्द करें तो वो कहते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के कुछ असूल हैं, और असूल ये कि उनको पहले भी जब ऑफर किया गया था तो उन्होंने कहा था कि मैं दूसरों के वोटों पे आकर जो है वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनना चाहूंगा। तो ज़ाहिर है कि एक सियासतदान है, उनके अपने आइडियलिज्म है, तो वो मेरे ख्याल में वो नहीं करेंगे इस चीज के ऊपर ना, कि जहाँ पर एक मुतनाज़ा इलेक्शन है और वो वज़ीर आज़म भी बने, कमजोर वज़ीर आज़म बने, कि जहाँ पर कहते हैं ना कि ना पैर में रकाब है ना हाथ में लगाम है, तो वो खुद इस चीज से गुरेज करेंगे। दूसरी बात ये कि ये उसी वक्त तब्दीली आ सकती है कि जब PTI से एस्टेब्लिशमेंट के मामला तय हो जाएं। उसका हमें अभी कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं, जिस तरह से दोनों तरफ से पोजीशंस ली गई हैं
और मैं समझता हूँ कि पीटीआई जो है अपने जज्बातियत के अंदर अपनी मुश्किलात को खुद बहुत ज्यादा इजाफा कर रही है। ठीक, जो रिस्ट्रेन की अगर वो गालिबन वो आज इतनी मुश्किलात के शिकार वो और उनकी क़यादत ना होती। अब आते हैं वो जो आपका दूसरा सवाल था कि मॉरिशस पे जब मैंने बात की कि पीपल्स पीटीआई का जो खमीर है ना, उनके जो लोग हैं, उनके मैं वर्कर से और लीडर से मेरी राब्ता रहता है, दूसरा नून लीग से रहता है, पीपल्स पार्टी से रहता है, वो अपने एसेंस में इस चीज के खिलाफ हैं। तो अगर फर्ज करें कि उनकी पार्टी में भी ऐसे ही होता है, क्योंकि जो है बेगम साहिबा को कोई सियासी जिम्मेदारी दी जाती है, तो जो भी उनका बयानिया है उसकी नफी कर रहे होंगे, जो कि उनकी पार्टी के आइडियोलॉजी अगर आप इसको कहें या उसके एक बुनियादी फलसफा तो उसके खिलाफ है। गो के आप कहेंगे जी शाह महमूद कुरैशी और उनके औलाद लड़ रही है और इस तरह की मिसालें देंगे, लेकिन नेशनल लेवल के ऊपर कम से कम वो इमरान खान को वो दिखाना चाह रहे थे कि वो मॉरिशस पे यकीन नहीं रखते, तो वो दैट इज अ गुड बिगनिंग। लेकिन अगर वो फर्ज करो कल को आके बहन को या अपनी को आगे करते तो मेरे ख्याल में नफी होगी। और जो मेरी पीटीआई के जरिए से बात हुई ऑनेस्टली, वो कह रहे हैं कि जी हम उम्मीद नहीं करते कि इस तरह का कोई सिनेरियो होगा, लेकिन बतौर एहलिया बतौर हमशीरा उनके खानदान वालों को हक है कि उसके ऊपर वो बात करे अपने शौहर की और अपने भाई की रिहाई के लिए, वो सबको हक होता है। लेकिन सियासी पोजीशन देना अगर ऐसा होता है तो मेरे ख्याल में पीटीआई जो है वो इसको नुकसान होगा इस चीज का। सही। सोलंकी साहब लास्ट 40 सेकंड सर कमेंट कर दें कि अब क्या कुछ सैनिटी प्रिवेल होती नजर आएगी आपको पीटीआई के कैंप्स में, या आपने जो पहले बात की कि नहीं मुश्किल है? सादा जवाब है नहीं। और अभी जो मसाइल हैं वो ये हैं कि अलीमा बाजी और बुशरा बेगम जो है वो उनके दरमियान रसाकशी है, लेकिन मेरे ख्याल में पहल कर ली है बुशरा बेगम ने और वो 1 करोड़ रुपए जाकर दिए हैं, और जो उन्होंने दावे किए हैं तो उससे लगता ही है कि अब कमान जो है वो बुशरा बेगम के पास है। सही, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का। नाज़रीन अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।